Hello my dear children, how are you all? So students, today we will deal with chapter number 5th, Indigo, from your Flamingo book. And very interesting is this, that this is the last prose section of this book. It means the chapter number 6, 7, 8 from Flamingo has been deleted for this session. So in this book we are having this last prose section. So what this Indigo chapter is about? Indigo is a crop. Fine, I'll let you know what kind of crop is this and what is this. And this Indigo chapter is written by Louis Fisher. Louis Fisher is the writer. Now see, was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. So he was a member of British Army. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. These are some of the magazines and magazines in which he has written. He was also a member of the faculty at Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. अब देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, इस चैप्टर को पढ़ के ना आपको थोड़ा सा एसएस वाली फीलिंग आने वाली है, सोशल साइंस, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका हिस्ट्री से डील करेगा चैप्टर. अब यहाँ पे जो लुइस फिशर हैं वो ब्रिटिश आर्मी के साथ काम कर चुके थे और टाइम पीरियड भी यहाँ पे बताया गया 1900 टू 1920, यानी कि उस टाइम जो हमारा इंडिया था वो इंडिपेंडेंस के लिए फ्रीडम फाइट कर रहा था, फ्रीडम गेन करने के लिए फ़ाइट कर रहे थे. और उस टाइम आपको पता है गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी, वो इंडिया का एक वेल नोन नेम थे, जो जिनका काफ़ी कह सकते हैं कि दबदबा था इंडिया में और काफ़ी लोग उनकी बातों को मानते थे, काफ़ी उनके वर्क्स थे. तो ये जो हमारे लुइस फिशर हैं, इन्होंने गांधी से एक मुलाकात की, इन्होंने मीटिंग फ़िक्स की और इन्होंने गांधी के कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो हमें बताए कि किस तरीके से उन्होंने क्या किया, यानी कि गांधी की लाइफ के कुछ इवेंट्स, कुछ टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं. तो आप एक रफ सा आइडिया समझ लो कि लुइस फिशर जो है वो महात्मा गांधी का इंटरव्यू ले रहे हैं और महात्मा गांधी अपने कुछ इम्पोर्टेंट मेजर इवेंट्स, मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ जो है वो उनके साथ शेयर कर रहे हैं, जो हमें इस चैप्टर में बताया जाएगा. चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा आपको पता है हिस्ट्री से डील करता है, तो काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी भी मिलेंगी जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, जैसे चंपारण इंसिडेंट और काफ़ी कुछ ऐसा है. कॉमन चैप्टर है बहुत. लेट्स स्टार्ट. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India. Who is I is Louis Fisher. सो लुइस फिशर का कहना है कि जब मैं गांधी से मिला था, कहाँ मिला था? 1942 में उनके आश्रम में मिला था, जो सेवाग्राम में था, सेंट्रल इंडिया के पार्ट में. ही सेड, तो गांधी ने क्या कहा? आई विल टेल यू हाउ इट हैपन दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश. इट वॉज इन 1917. अब गांधी जी उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ, लुइस फिशर से कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ कि फ़र्स्ट टाइम मेरे दिमाग में आया कि इंडिया से ब्रिटिशर्स को जाना पड़ेगा. यानी कि फ़र्स्ट थॉट गांधी के दिमाग में कब आया था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना होगा? वो टाइम था 1917. यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बिल्कुल फर्स्ट ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से जो गांधी थे वो कंपेल हुए थे कि ब्रिटिशर्स को अब इंडिया में ट्रेड नहीं करना चाहिए और उनको यहाँ से जाना ही होगा. He had gone to December 1916 annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow. अब वो एक एनुअल कन्वेंशन मीटिंग के लिए गए हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो 1916 में थी और लखनऊ में थी. स्टार्टिंग बताई गई है. There were 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, डेलीगेट्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आए हुए थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, गांधी को याद है कि जब मीटिंग चल रही थी, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया. एक किसान मेरे पास आया जो कैसा लग रहा था, जो इंडिया के
एक ऑर्डिनरी सा, जो उस टाइम किसानों की जो हालत थी, जो ब्रिटिश लोगों ने जो हालत ख़राब करके रखी हुई थी इंडिया के पीजेंट्स की, जो वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो ऐसा ही एक किसान मेरे पास आया उस मीटिंग में, जो पुअर था, गरीब दिख रहा था, इमेसिएटेड होता है भूखा, जिसकी आंखों में भी मतलब बहुत ज़्यादा लाचारी सी, बहुत ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन में वो था, एंड सैड। और उसने आके मुझे क्या बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण। मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चले। अब ये किसको कह रहे हैं? गांधी जी को कह रहे हैं, जब वो अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग अटेंड कर रहे थे लखनऊ में। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी ने ये नाम कभी नहीं सुना था। अब नेचुरल सी बात है बेटा, हमें भी कोई ईस्ट इंडिया का या साउथ इंडिया का कोई छोटा सा डिस्ट्रिक्ट के बारे में नाम बताएंगे तो आपको भी लगेगा ये कहाँ है। तो ऐसे ही गांधी का रिएक्शन था, उन्होंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। किंगडम ऑफ नेपाल यानी कि हिमालयाज़ के फुट हिल्स, हिमालयाज़ के बिल्कुल एज पे, और नेपाल के बॉर्डर के आसपास ये जो था एक छोटा सा बिहार का डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। अब हमें यह बताया गया है कि वहाँ पे किसानों के साथ प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि एक एंशियंट अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट यानी कि डीलिंग थी। ये किसान जो थे ना बेटा, पहले आई डोंट नो उनको क्या बोला जाता था, जो इनका बॉस होते थे, जो बटाई पे और सारा, आई डोंट नो उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, आपको शायद पता भी होगा। तो उनके अंडर ये किसान जो थे वो काम करते थे। आगे अगर मुझे याद आया तो मैं आपको बता दूंगी। तो वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स मतलब किराए पे, रेंट पे कोई ज़मीन लेकर या फिर जो खेती करने का वो काम करते थे, वो ओनर नहीं होते थे उसके। राजकुमार शुक्ला वॉज बटाई पे काम करते थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ दैम, और राजकुमार भी उन्हीं में से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। कहते वो अनपढ़ था, उस टाइम एजुकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी इंडिया की, और बट वो बहुत डिटर्मिन्ड था। वो गांधी से मिलने आया था, तो मतलब वो बहुत परेशान था। आपको पूरा बताया जाएगा कि एग्जैक्टली उनके साथ दिक्कत क्या थी, और वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड था। ही हैड कम to Congress session to complain about the injustice of the landlord system in बिहार। तो कहते हैं वो आया था कंप्लेंट करने के लिए। क्या कंप्लेंट करना चाहता था कि जो लैंडलॉर्ड थे, जो वहाँ के लैंडलॉर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, मेरे को ये टर्म बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे, वहाँ के जो मालिक थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, वो क्या करते थे, इनजस्टिस करते थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे पुअर किसानों को। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सैड स्पीक टू गांधी। और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए किसी ने उनसे कहा था कि तुम्हारी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। कौन कर सकता है? वो है गांधी, क्योंकि गांधी ही उस टाइम इंडिया में सबसे फेमस नाम था। तो जो बेटा राजकुमार शुक्ला है, ये कंप्लेंट करने गया था गांधी से कि हम पुअर किसानों को, पुअर पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि काम ज़्यादा लेते होंगे, पैसे कम देते हैं, या किसी भी तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। देखो बेटा, पहले कानपुर इस तरीके से लिखा जाता था, आजकल आप KN लिखते हैं। तो गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब गांधी ने कहा भाई ऐसे एकदम से तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मेरी कानपुर में भी अपनी एक कमिटमेंट है, एक मीटिंग है, और उसके बाद मुझे इंडिया के अलग अलग मेरे बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट्स हैं जहाँ मुझे जाना है। शुक्ला कंप्लेंट हिम एवरीवेयर। लेकिन जो शुक्ला था वो तो बिल्कुल ठान के आया हुआ था कि अब वापस आऊँगा तो गांधी को साथ ही लेकर आऊँगा। तो वो जहाँ जहाँ गांधी जा रहे थे वो उनके साथ साथ जा रहा था। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी का पीछा नहीं छोड़ा। किसने? राजकुमार शुक्ला ने। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, हाउ यू कैन से दैट राजकुमार शुक्ला वॉज अ रेजोल्यूट, डिटरमिन्ड कैसे थे। अब देखो कितने हफ्तों तक, कितने महीनों तक वो गांधी के साथ में रहे। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और उन्होंने रिक्वेस्ट की, बैक किया गांधी से कि प्लीज़ एक डेट मुझे बता दो कि तुम कब मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट जाने वाले हो।
Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me from there. अब गांधी इम्प्रेस हो गए उसके डिटर्मिनेशन से, और उन्होंने क्या कहा उसे कि भाई मेरी ऑन सच एंड सच डेट कैलकाटा में एक अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ पे आ जाओ और वहाँ से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट चल पड़ूँगा। यानी कि फाइनली हमारे जो गांधी जी हैं वो तैयार हो गए हैं राजकुमार शुक्ला के साथ उसके डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। मंथ्स पास्ट, कई महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड। अब गांधी के तो शायद दिमाग से भी निकल गया होगा कि इस तरीके से कोई पुअर पीजेंट आया था जिसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मुझे उसके वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, लेकिन उस पर्टिकुलर डेट जिस दिन गांधी ने उसे बुलाया था, हॉन्चेस, देखो बेटा हॉन्चेस होता है जैसे हम अपनी नी मोड़ के ज़मीन पे बैठ जाते हैं, जैसे पुअर किसान पहले बैठा करते थे या लेबर जो लोग हैं वो बैठते हैं, तो वो एक पैथेटिक कंडीशन बताई गई है, तो वो वहाँ पे बैठा हुआ था। गांधी अराइव्ड, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और उन्होंने इंतज़ार किया जब तक गांधी जी ने अपना सारा काम वहाँ पे अपनी मीटिंग वगैरह सब फिनिश की। देन द टू ऑफ दैम बोर्डेड अ ट्रेन, बोर्डेड होता है ट्रेन पकड़ लेना, टू ऑफ दैम, टू कौन कौन, राजकुमार शुक्ला और गांधी, फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, पटना के लिए उन्होंने ट्रेन पकड़ ली। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद नाम सुना हुआ है आपका, बहुत फेमस नेम है, पता भी है आपको कौन है। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, उस टाइम एक लॉयर थे पटना में, उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड इंडिया, जो बाद में आपको पता है कि इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। उस टाइम वो प्रेसिडेंट नहीं थे, उस टाइम वो एक लॉयर थे। सो वो उनके घर गया, क्योंकि बेटा पहले ना ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था कि आपने सीधा ट्रेन पकड़ी और सीधा आप जहाँ आपको जाना है बस पकड़ी और आप चंपारण जाके उतर गए, तो आपको वहाँ पे बहुत पैदल भी चलना पड़ता था, बहुत वेट भी करना पड़ता था, लिमिटेड ट्रांसपोर्ट्स होते थे, तो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। तो पटना वो राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, उस टाइम राजेंद्र प्रसाद जो थे वो घर नहीं थे, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन, योमैन भी हम यहाँ पे पीजेंट या किसान कह सकते हैं, who pestered their master to help the indigo sharecroppers। लेकिन उसके जो सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के, वो शुक्ला को पहचान गए, और वो पहचान गए ये एक ऐसा पुअर किसान है जो पेस्टर्ड होता है परेशान करना, जो हमारे मालिक को रोज़ परेशान करता है। क्यों? कहता है कि आके इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, यानी कि हमारी जो ख़राब कंडीशंस है उसको आके ठीक करो। देखो बेटा इंडिगो होता है नील, जो वाइट कपड़ों में देते हैं ना, इसकी खेती होती है इंडिगो। तो वहाँ पे जैसे कहीं चावल ज़्यादा उगाए जाते हैं, कहीं गेहूँ उगाए जाते हैं, तो ये लोग किसकी खेती करते थे? इंडिगो की खेती करते थे। तो अब सर्वेंट्स का जो रिएक्शन था वो राजकुमार शुक्ला के लिए अच्छा नहीं था, और गांधी को वो जानते नहीं थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी। तो उन्होंने कहा कि तुम वहीं बैठ जाओ, ज़मीन पे बैठ जाओ, जब हमारे ओनर आएंगे तो हम आपको बता देंगे। होम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट, और गांधी को भी उन्होंने क्या समझा कि ये भी इस किसान की तरह, इस पुअर किसान की तरह ही कोई किसान होगा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल lest some drop of his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? लेकिन गांधी को राजेंद्र प्रसाद के घर में जो कुआं था वहाँ से पानी नहीं भरने दिया उनके सर्वेंट्स ने। क्यों? क्योंकि उस टाइम इंडिया में अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा चलती थी, और उन्होंने सोचा कि हमें क्या पता है किस कास्ट का आदमी है, अगर इसने इस पानी को हाथ लगा दिया तो सारा का सारा जो पानी है वो पोल्यूट हो जाएगा। तो उन्होंने उसको, गांधी को वहाँ पे पानी भी नहीं लेने दिया। और आपको पता है कि गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के ऊपर भी आगे जाके फिर बहुत ज़्यादा काम किया था। तो भाई हमारी सिचुएशन ऐसी है कि राजकुमार शुक्ला जो है वो फाइनल सक्सेसफुल हो गया गांधी को अपने साथ लेके जाने के लिए। पटना वो पहुंच चुके हैं, रेस्ट करने के लिए राजेंद्र प्रसाद के घर पे गए हैं, लेकिन वो वहाँ पे है नहीं, तो वो उनके घर पे रुके हुए हैं। अब आगे चलो। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी ने डिसाइड किया कि पहले मैं मुजफ्फरपुर जाऊँगा,
विच वॉज इन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के ही रास्ते में आता है, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस दैट शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। अब शुक्ला ने अपनी सारी कंडीशन तो बता दी थी, आपको नहीं पता कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, आपको आगे पता चलेगा। शुक्ला अपनी साइड से गांधी को सब कुछ बता चुका है, लेकिन गांधी जी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में गैदर करना चाहते थे। He accordingly sent a telegram to Professor J.P. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore शांति निकेतन स्कूल। अब गांधी जी के एक जानने पहचानने वाले प्रोफेसर थे जिनका नाम J.B. कृपलानी था, जो मुजफ्फरपुर में रहते थे, ठीक है। तो उन्होंने उनको एक टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम क्या भेजा कि भाई मैं ऐसे ऐसे आने वाला हूँ और मुझे ऐसे ऐसे इस मैटर पे स्टडी करना है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, जो ट्रेन आधी रात को मुजफ्फरपुर पहुँच गई। 15 अप्रैल 1917 का टाइम था। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। अब कृपलानी जो थे वो रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए थे और उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, क्योंकि वो एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। अब बेटा पहले जो टीचिंग प्रोफेशन होता था ना, वो मतलब नेक्स्ट टू गॉड, बहुत ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंस होती थी। बच्चे जो थे वो अपने टीचर्स के लिए बहुत डिवोटेड होते थे। नाउ अ डे सिचुएशन हैज़ चेंज्ड। सो उस टाइम क्या थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिड नाइट में अपने प्रोफेसर के साथ खड़े थे जो किसी को रिसीव करने के लिए स्टेशन पे गए थे। Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. अब वहाँ पे वो प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुके। देखो लेने कौन गया था उनको, J.B. कृपलानी, लेकिन रुके थे वो किसके घर पे, मलकानी के घर पे, जो एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड। और गांधी कहते हैं कि उस टाइम पे ये एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हुआ करती थी। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए अपने घर में एक कॉमन आदमी को, ऐसे एक नॉर्मल से आदमी को रखना। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। एडवोकेट्स ऑफ होम रूल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाते थे, उनको लोग अपने घर में रखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन लोगों को अपने घर में रखना, उनकी हेल्प करना, मतलब डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिश कंपनी के साथ पंगा लेना। वो उनको और ज़्यादा टॉर्चर करेंगे फिर, तो हर कोई उनको अवॉइड करता था। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब गांधी नाम का कोई इंसान है और वो ऐसे ऐसे चंपारण में आ रहा है, ये न्यूज़ बहुत जल्दी फैल गई। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. अब जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो पुअर पीजेंट्स थे, जो बटाई पे काम करते थे, अब मैंने आपको कहा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं होता था इतना, तो वो पैदल ही निकल पड़े अपने चैम्पियन को देखने के लिए कि कोई, उनको एक रे ऑफ होप मिली कि कोई तो है जो आ रहा है, कोई तो है जो हमारी हेल्प कर सकता है। Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasants group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. अब गांधी जी ने अपना काम, फॉर्म में आ गए गांधी जी पूरे, और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट किया उन्होंने सारे लॉयर्स को बुलाया, केस की डीप स्टडी की कि भाई क्या मैटर है। अब लॉयर्स ने बताया उनको, और ये भी बताया कि हम किसानों से कितनी फ़ीस लेते हैं उनका केस लड़ने के लिए कोर्ट में। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फ़ी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। और गांधी जी ने लॉयर्स को डांट लगाई कि ये बेचारे पहले इतने गरीब हैं, पहले इतने ये शेयर क्रॉपर्स इतने दबाव में हैं और तुम इनसे इतनी हैवी फीस ले रहे हो, दिस इज़ वेरी बैड। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. अब गांधी जी ने क्या कंक्लूज़न निकाला कि आई थिंक हमें कोर्ट में ये केस नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये इतने डरे हुए हैं, इतने फियर स्ट्रिकन हैं कि इनको कोई कोर्ट में ले जाने का फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ पे इनको कोई दो मारेगा और ये भूल जाएंगे सब कुछ। तो पहले इनके डर को निकालना पड़ेगा। इस तरीके से हम इनके खिलाफ केस नहीं कर सकते। द रियल रिलीफ फॉर दैम इज़ टू बी फियर फ्रॉम
फियर। सबसे पहले इनका डर निकालो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को या लैंडलॉर्ड्स को लेके डर है उसको बाहर निकालो। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट, देखो अब आपको पता चलेगा कि उनकी कंडीशन क्यों ख़राब थी, उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। मोस्ट ऑफ द एरेबल होता है फर्टाइल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट ओन्ड बाई इंग्लिशमैन। अब बेटा आपको पता है जो ब्रिटिशर्स थे ये माइंडेड तो बहुत थे, और इन्होंने जो अनएजुकेटेड, जो एजुकेशन नहीं थी इंडिया में उसका भाई इन्होंने पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो फर्टाइल लैंड थी उसमें एस्टेट्स बना लिए, यानी कि अपने कब्जे में ले लिया। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और ज़मीन अपने नाम ले ली ऑफिशियली, और उसमें काम कौन करते थे, इंडियंस करते थे, यानी कि खेती इंडियंस करते थे और प्रोडक्शन किसकी होती थी, इंग्लिशमैन की होती थी। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और इनको बाउंड किया जाता था कि आपको सिर्फ इंडिगो ग्रो करनी है, आप सिर्फ नील की खेती करोगे यहाँ पे। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। अब देखो बेटा हर चीज़ की एक कीमत होती है। उस टाइम ना ये इंडिगो जो क्रॉप्स थी इसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती थी, तो जितनी भी लैंड उनको किराए पे दी जाती थी, अगर 1 एकड़ लैंड उनको किराए पे दी जाती है तो एक ऐसा बॉन्ड साइन करवाया जाता था कि उसका 15% जो लैंड होगी उस पर आप सिर्फ और सिर्फ इंडिगो ग्रो करोगे, बाकी जो आपकी 75% है उसमें आप जो मर्जी उगाओ, लेकिन जो भी लैंड है वो 15% आप इंडिगो उसमें ग्रो करोगे, और जो भी आपकी प्रोडक्शन होगी वो एज अ रेंट आपको इंग्लिशमैन को ब्रिटिश कंपनी को डिपॉजिट करनी होगी। अब देखो बेटा जिनके हैं छोटे छोटे खेत हैं जिनके, उसकी 15% लैंड तो वैसे ही निकल गई, उसमें खेती भी करो मेहनत भी करो और फिर उसमें आपको कुछ बचेगा भी नहीं, तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये वहाँ पे बताया गया। सॉरी आई एम लॉस्ट वेयर आई वॉज, यस हियर। विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज अ रेंट, दिस वॉज रन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक ना बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसा नहीं था कि 1 साल का 2 साल का, ये तो बहुत ज़्यादा किसानों को परेशान करते थे। आपने एसएस पढ़ी है 10th तक, आपको पता है कि क्या कंडीशन उस टाइम हुआ करती थी। अब देखो, प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब ये जो लैंडलॉर्ड्स थे इनको पता चला कि भाई जर्मनी ने आर्टिफिशियल इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो डिस्कवर कर ली, क्योंकि साइंस भी तो, अब इंडिया गरीब था लेकिन बाकी कंट्रीज़ तो डेवलप कर रही थी ना। They thereupon obtained agreements from the sharecropper to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। अब इन्होंने अपना बिजनेस वाला दिमाग लगाया। बिजनेस वाला दिमाग क्या लगाया इन्होंने ये कहा, इन्होंने किसानों को ये नहीं बताया कि अब हमें इंडिगो की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने ये कहा कि हम तुम्हें ये 15% वाले बॉन्ड से फ्री कर देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इन्होंने कहा कि भाई तुम 5 लाख रुपीज़ हमें दे दो। 5 लाख तो खैर बहुत ज़्यादा होते थे उस टाइम, 1 लाख मान के चलो कि 1 लाख रुपीज़ तुम हमें डिपॉजिट करवा दो, और उसके बाद पूरे खेत तुम्हारे, तुम पूरे में जो मर्जी तुम्हें जो भी क्रॉप लगानी है वो लगाओ। लेकिन उनको ये नहीं बताया कि हमें इंडिगो की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। वो तो उनको बस ऐसे झूठ बोलने लगे कि आप ऐसा कर सकते हो। The sharecropping arrangement was irksome होता है irritating to the peasants and many signed willingly। अब ये जो 15% में इंडिगो ग्रो करने वाला सीन था ना बेटा, ये इतना इरिटेटिंग था किसानों के लिए कि उन्होंने खुशी खुशी ना साइन कर दिए कि भाई ठीक है तुम ले लो, कम से कम ये पीछा तो छूटेगा हर साल का। Those who resisted engaged lawyers, the landlords hired thugs को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो होता है गुंडे, फाइन। तो जो रसिस्ट करने लगे, जो लॉयर के पास जाने लगे, या जो बोले नहीं भाई हम तो नहीं करेंगे साइन, हम तो कोर्ट में केस लड़ेंगे, तो उनको डराया गया, धमकाया गया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड, और इतने में खबर फैल गई कि जो आर्टिफिशियल इंडिगो बनी है यही रीज़न है कि ये इंग्लिशमैन जो हैं ये हमें इस चीज़ के लिए फ्री कर रहे हैं।
एंड दे वॉन्टेड देयर मनी बैक, और उनको काफ़ी गुस्सा आया कि ये तो हमारे साथ चीटिंग है, हमें पहले बता देते ये चीज़, तो वो अपने पैसे वापस मांगने लगे। बट चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा हैसेस से डील कर रहा है। आप एक बार पढ़ोगे इसको, सिंपल उसमें रीडिंग अपनी बुक में करोगे, सो वेरी सिंपल सेंटेंसेज आर यूज्ड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। सो रेस्ट पार्ट विल डिस्कस इन द सेकेंड वीडियो।